प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है। मैं वीर मिश्रा आप सबका इस YouTube चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में विद्यार्थियों आप सभी का आज स्वागत है। आज का जो हमारी क्लास है वह जो है कक्षा 12 जो नौका विहार पाठ है उसी के बारे में आज अध्ययन है। तो आप सभी जो फटाफट आप जुड़ जाइए और आप बुक लेकर के पेन कॉपी लेकर के आप बैठिएगा और आप समझते हुए पढ़ते हुए आप इसको आगे की ओर चलिएगा, है ना। आप उन दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए और आप लाइक कर दीजिए और आप कमेंट भी कर दीजिए। ये सभी आप काम जो है स्वतः करने के बाद जो है हम सभी क्या है अब तैयारी करते हैं और आगे की ओर पढ़ते हैं। आप सभी लोग ध्यान देना। पाठ का नाम है नौका विहार। इसके जो कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। अर्थात जो है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी में संकलित है ना, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से क्या है अवतरित है। तो इसमें जो है इसका प्रसंग यह है कि पंत जी जो हैं चांदनी रात में गंगा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण एक नायिका के रूप में किया है ना। तो रात का समय है, चांदनी रात है। इस समय जो है पंत जी क्या है यात्रा करने के लिए क्या है निकल पड़ते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम समझते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है शांत, है ना, अर्थात शांत वातावरण है। स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल स्वच्छ और निर्मल चांदनी फैली हुई है। स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल तीन है, ठीक है ना, यानी कि स्वच्छ निर्मल और कोमल चांदनी फैली हुई है। शांत वातावरण है, स्वच्छ निर्मल और कोमल चांदनी फैली हुई। फिर लिखा है अपलक अनंत नीरव भूतल, है ना, आकाश जो है एकटक इस पृथ्वी की नीरवता को देख रहा है। जो आकाश है वह एकटक जो है इस पृथ्वी की नीरवता को देख रहा है। और सैकत सैया पर दुग्ध धवल, असैकत माने होता है रेत, रेत की सैया पर, रेत की सैया पर वह पतली अर्थात वह गंगा किसी गर्मी के महीने में, वह गंगा ग्रीष्म ऋतु में किसी स्त्री की भांति थकी हुई लेटी हुई है, थकी हुई निश्चल लेटी हुई। फिर देखिए कि रेत की सैया पर, रेत की सैया पर वह तनवंगी गंगा ग्रीष्म ऋतु में थकी हुई दुखी और निश्चल अर्थात निश्चिंत होकर के वह स्त्री की भांति लेटी हुई है। कहने का मतलब कि रेत की सैया पर वह तनवंगी गंगा ग्रीष्म ऋतु में किसी थकी स्त्री की भांति वह लेटी हुई है। फिर लिखा है तापस बाला गंगा निर्मल, उस समय जो गंगा है वह एक निर्मल तापस कन्या की भांति लग रही है। उस समय गंगा एक निर्मल तापस, बाला माने कन्या, कन्या की भांति लग रही है। और सस मुख से दीपित मृदु करतर, और उनके जो कोमल हाथ हैं उनकी कोमल हथेलियाँ ससमुख अर्थात चंद्रमा के मुख के समान दीप्तमान है। उनकी कोमल हथेलियाँ चंद्रमुख के समान क्या है दीप्तमान। लिखा है ससमुख से दीपित मृदु करतर, उनकी कोमल हथेलियाँ चंद्रमुख के समान क्या है दीप्तमान है। फिर आगे लिखा है लहरे उर पर कोमल कुंतल, और उनके हृदय पर उनकी कोमल लहरें केस की भांति लहरा रही है। अर्थात केस माने बाल, उनके हृदय पर उनकी जो लहरें हैं वह खुले हुए कोमल केस की भांति लहरा रही है। ठीक है, अब आगे है गोरे अंगों पर सिहर सिहर, यानी कि श्वेत वर्ण के गंगा के गोरे शरीर पर अर्थात गंगा के गोरे शरीर पर वह लहराता हुआ तारों का समूह, है ना, वह लहराता हुआ ताराओं का सुंदर समूह और उसका प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है कि मानो चंचल अंचल सा नीलांबर, मानो आकाश के चंचल आंचल हो। फिर देख लीजिए बता रहे हैं कि गंगा के गोरे शरीरों पर तारों के प्रतिबिंब अर्थात गंगा नदी में जो है तारों के प्रतिबिंब इस प्रकार से लहराते थे मानो वे नीले आकाश के चंचल आंचल हो। फिर लिखा है साड़ी से सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी मतलब किरणें होती हैं। बता रहे हैं कि वे चंद्रमा के रेशमी प्रकाश से भरी,
वे चंद्रमा के रेशमी प्रकाश से भरी लहरदार लहरदार अर्थात तिरछे और मधुर लहर में तिरछे और मधुर लहर में अर्थात लहरदार लहरों के रूप में साड़ी की सिकुड़न की भांति शोभा दे रही है। कहने का मतलब कि मानो वे नीले आकाश के चंचल आंचल हों और वे चंद्रमा के रेशमी प्रकाश से भरी लहरदार अर्थात तिरछी और मृदुल लहरदार लहरों के रूप में साड़ी की सिकुड़न के समान क्या है, शोभा दे रही। ये तो हमारा पहले का अर्थ हुआ। इसका फिर देख लो, शांत वातावरण है, स्वच्छ निर्मल चांदनी फैली हुई है, जो आसमान है, जो आकाश है, वह इस पृथ्वी की नीरवता को देख रहा है। और सैकत सैया पर है न, इस रेत की सैया पर ग्रीष्म तपित तनवंगी गंगा या गर्मी के ऋतु में वह तनवंगी गंगा किसी स्त्री की भांति शांत, दुखी और निश्चिंत होकर के लेटी हुई है। वह गंगा उस समय निर्मल तापस कन्या की भांति प्रतीत हो रही है। उसमें गंगा एक निर्मल तापस कन्या की भांति प्रतीत हो रही है और उनकी जो कोमल हथेलियां हैं वह चंद्रमा के समान क्या है, तेजवान है, चंद्रमा के समान क्या है, दीप्तमान है। और जो लहरें हैं गंगा नदी पर, जो लहरें जो बह रही हैं वह जो है उनके खुले हुए केस की भांति लहरा रही है। और गोरे अंगों पर सिहर सिहर अर्थात गंगा के गोरे अंगों पर वह सिहरता हुआ ताराओं का सुंदर समूह का प्रतिबिंब ऐसा लगता था कि मानो वह नीले आकाश के चंचल आंचल हों। और बता रहे हैं कि चंद्रमा की रेशमी किरण से, लिखा है, चंद्रमा की रेशमी किरण से भरी लहरदार लहरों के रूप में साड़ी की सिकुड़न के समान शोभायमान है, शोभा दे। अब आगे चलते हैं। अब जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें जो है चांदनी रात में नौका विहार का वर्णन किया है। कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम पहर में, पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम पहर में हम अपने नाव को लेकर के शीघ्रता से आगे की ओर बढ़ गए। चांदनी रात के प्रथम प्रहर में हम अपने नाव को लेकर के बड़ी ही शीघ्रता से आगे की ओर बढ़ गए। और लिखता है सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना विचरण। अब गंगा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का जो किनारा है, जो तट है, वह ऐसा लग रहा है कि मानो मुस्कान युक्त रेतीली सीपी पर, मानो, ध्यान सुनिएगा, मानो मुस्कान रूपी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की प्रकाश पड़ रही हो। मानो मुस्कुराती हुई रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। तो ऐसे समय में गंगा में खड़ी नावों की पालें हम खोल दिए और अपने लंगर उठा लिए। नौका विहार करने के लिए हमने क्या है, लंगर उठा लिए और पालें खोल दिया। फिर आगे लिखा है कि वह लंगर उठते ही वह जो छोटी नाव है अपने पालों रूपी पंखों को खोलकर हंसनी के समान सुंदर और अति आकर्षक मंथर गति से वह धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ रही है। फिर देखिए इसका बता, लंगर उठते ही वह अपने पाल रूपी, वह छोटी नावें अपनी पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में बढ़ने लगी, अर्थात धीरे धीरे गंगा नदी में तैरने लगी। ठीक है ना। निश्चल जल के सूचित दर्पण, बताया गंगा जी का जो जल है वह बिल्कुल स्वच्छ है, वह बिल्कुल निश्चल है, वह बिल्कुल शांत है और दर्पण के समान सुशोभित है। गंगा जी का जो जल है वह शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है। और स्वच्छ दर्पण पर, और उस स्वच्छ दर्पण में क्या है, रजत पुलिन निर्भर उस स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया हुआ वह रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर के दुगनी सुंदरता को व्यक्त कर रहा है। ध्यान सुनिएगा, उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में चमकता हुआ वह रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर के दुगने परिमाण में व्यक्त हो रहा है, अर्थात उसकी सुंदरता अत्यधिक लग रही है। फिर बता रहे हैं कि काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत, बता रहे हैं
कि गंगा नदी पर शोभित काला काकर के राजभवन की जो परछाई है वह भी गंगा नदी में दिखाई पड़ती है। और यह प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि मानो वह गंगा के जल में निश्चिंत हो करके सोया हुआ है और उसकी झुकी पलकों और शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। कहने का मतलब वह प्रतिबिंब ऐसा लगता था उस गंगा नदी में जो काला काकर का कि मानो वह जो राजभवन है गंगा रूपी सैया पर निश्चिंत होकर के सो रहा है। उसकी झुकी प्रवन मानो तो झुकी उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न क्या है तैर रहे हों या बन बिगड़ रहे हों। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ में। इसके बाद फिर देख लो। चांदनी रात के प्रथम प्रहर में पंत जी ने क्या है गंगा में नौका विहार करने के लिए अपनी छोटी सी नाव लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और बता रहे हैं कि गंगा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का तट ऐसे सुंदर लग रहा है कि मानो मुस्कुराती हुई रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। और ऐसे वातावरण में हमने गंगा में खड़ी नावों की पालें खोल दी और लंगर उठा लिए और लंगर उठते ही वह जो छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोल करके सुंदर हंसनियों के समान चित्तार्शक यानी कि वह सुंदर हंसनियों के समान मंथर गति से आगे की ओर बढ़ रही है। और गंगा जी का जो जल है वह शांत निश्चल है जो कि शीशे की भांति दर्पण की भांति सुशोभित है। और उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया या चांदनी में चमकता हुआ वह रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर के अपने दुगने परिमाण में व्यक्त हो रहा है। और गंगा तट पर सुशोभित काला काकर का राजभवन का प्रतिबिंब भी गंगा नदी में दिखाई पड़ रहा है। और वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि मानो वह गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उनकी झुकी पलकों और शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। लिखा है नौका में उठती जल हिलोर। पंत जी कहते हैं कि जब गंगा में नौका चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में हिल पड़ते नभ के ओर छोर गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल पड़ता है। पंत जी कहते हैं जब गंगा में नौका चलती है तो उससे उठने वाले हिलोरों में सारा आकाश हिल पड़ता है। ठीक है। और जब गंगा जी का जल शांत, ध्यान सुनिएगा, गंगा का जब जल निश्चल हो जाता है शांत हो जाता है तब ताराओं का समूह, गंगा का जल शांत हो जाने पर ताराओं का समूह की परछाई ऐसे लगती है कि मानो तारे जल के आंतरिक भाग को जल के अंदर के भाग को जल के आंतरिक भाग को आलोकित करके जल के आंतरिक भाग को आलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर जैसे कुछ खोज रहे हों। मानो गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसे लगती है कि मानो तारे जल के अंदर के भाग को प्रकाशित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ के जैसे वो कुछ क्या है देख रहे हो। फिर कहा जिनके लघु दीपों का चंचल अंचल की ओर किए अविरल फिरते लहरें लुकछिप पल पल। बता रहे कि इन तारों रूपी लघु दीपों को बता रहे इन तारों रूपी छोटे दीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। बता रहे हैं इन तारों रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी क्या प्रतीत हो रही है तथा गंगा के लहर में जो है क्या है वो उन ताराओं का समूह है वह दिखाई नहीं पड़ रहा, वह लुका छुपी खेली और सामने ही क्या है शुक्र तारा का प्रतिबिंब भी इस नदी में पड़ रहा है और वह एक परी के समान तैरती हुई नजर आ रही है। सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर के परी के समान तैर रही है और रुपहरे कचों में हो ओझल जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों के लहरों में छिप जाती है। बताया जो सामने जो शुक्र तारा जो झिलमिला रहा है उसका प्रतिबिंब भी क्या है जल में दिखाई पड़ रहा है जो परी के समान तैर रही है और वह कभी कभी चांदी जैसे चमकते हुए रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में क्या है छिप जाती है। अब बता रहे हैं कि लहरों के घूंघट से झुक दशमी का है ना, कहने का मतलब ये है कि
दसवीं का चंद्रमा, बता रहे हैं कि गंगा में प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्रमा कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता है तो कभी अपनी लहरों की चंचलता के कारण उस जल में छिप जाता है। ठीक है ना। उस प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्रमा कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता है तो कभी लहरों की चंचलता के कारण वो अपने मुख को छिपा लेता है। ठीक है ना। प्रिय विद्यार्थी, इसी प्रकार से हमने श्रद्धा मनु का मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने डाला हुआ है और आप क्या है बड़े ध्यान से भी आप उसको पढ़ लेना। मैंने पहले बता दिया जो शुरुआत के जो 3-4 पार्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 है आपका, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एक लाइन यहाँ लिखिए कि जब पहुँची चपला बीच धार, बता रहे हैं चपला माने होता है नदी, है ना। जब हम नदी करें, चपला माने होता है नाव। ठीक है ना। कब पंत जी कहते हैं कि गंगा की बीच धारा में जब हमारी नाव पहुँची, है ना, तो क्या हुआ, छिप गया चांदनी का गार। तो चांदनी रंग का जो किनारा दिखाई पड़ रहा था वो छिप गया। गंगा की बीच धारा में जब हमारी नाव पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ वह किनारा छिप गया। अब आगे चलते हैं। लिखा है वो जो किनारा था वो दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का किस कोमल शरीर आलिंगन मतलब मिलने को हो रहे हैं अधीर। तो बता रहे हैं कि दूर दूर स्थित, दूरस्थ मतलब दूर, दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट उस समय फैले हुए दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे हैं और वे गंगा की धारा से मिलने के लिए वो अत्यधिक आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हैं। फिर देखो इसका बता रहे हैं कि दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट उस समय फैली दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे हैं और वे गंगा की धारा से आलिंगन करने के लिए वो अत्यधिक अधीर हो रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं क्षितिज पर बिटप मार लगती भू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल। बता रहे हैं अत्यधिक दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्तियां हैं, अत्यधिक दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्तियां हैं जो धरती को एकटक निहारते हुए और नीले आकाश के विशाल नेत्र के तिरछी भौहें के समान दिखाई पड़ रहे हैं। जो वृक्षों की जो श्रृंखला थी, वृक्षों की जो पंक्तियां थी अत्यधिक दूर क्षितिज में, वह ऐसी लग रही थी कि मानो जो है पृथ्वी एकटक उसे निहारते हुए नीले आकाश के विशाल नेत्रों के तिरछी भौवें के समान वह दिखाई पड़ रही हैं। अब आगे बता रहे हैं कि माँ के उर पर सिरसा समीर सोया धारा में एक द्वीप, उसी धारा के बीच में एक द्वीप सोया हुआ था। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ के हृदय पर कोई छोटा सा शिशु सोया हुआ हो और वह जो द्वीप है वह उर्मिल प्रवाह को कर प्रति बहते हुए जल को रोक करके वह दूसरी दिशा में की ओर भेज देता है ना। कहने मतलब कि गंगा की धारा के पास में एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को, लहरों के वेग को रोककर उसे उलटकर उसे दूसरी ओर, दूसरी दिशा में उसे भेज देता था। तो वह जो छोटा सा द्वीप है वो ऐसे लगता था मानो कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ। वह कौन भी है, अरे वह पक्षी कौन है, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है, क्या वह व्याकुल चकवा पक्षी है जो अपने प्रतिबिंब को चकवी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को दूर करने के लिए उसे मिलने हेतु आकाश में उड़ता चला जा रहा है। बता रहे वह कौन भी है आकाश में उड़ता हुआ, वह पक्षी कौन है, क्या वह अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ चकवा तो नहीं जो गंगा के जल में पड़े पड़े अपने प्रतिबिंब को चकवी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए उससे मिलने के लिए उड़ता हुआ चला जा रहा है जबकि वह उसका ही प्रतिबिंब है। ठीक है ना। अब आगे हमारा है 5वां पैराग्राफ, पतवार घूमा अब परतनु भार। ध्यान सुनिए, चलिएगा। ठीक है ना। बता रहे हैं कि पतवार घूमा, कबीर पंत जी कहते हैं कि गंगा के अथाह जल में बीज धारा में पहुंचकर हमारी नौका का भार बहुत अधिक कम, परतनु माने होता है हल्का या कम।
बता रहे हैं कि गंगा की बीज धारा में हमारी नाव का जो भार था वह बड़ा ही क्या हो गया, कम हो गया। तब हमने अपनी पतवार घुमाकर अपनी नौका को विपरीत दिशा में घुमा लिया। यानी कि अब उन्होंने क्या, अपने नाव को लेकर के वहाँ से लौट चले। तो बता रहे हैं कि गंगा के अथाह जल की बीज धारा में हमारी नौका का भार बहुत अधिक कम हो गया। तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। अब आगे बता रहे हैं कि डांडों के चल करताल पसार, भर भर मुक्ताफर फे निस्फार, बिखराती जल में तारा। बता रहे हैं कि डांडों के चलने से अत्यधिक जो है झाग उड़ रहे हैं। फिनिस्फा माने झाग होता है, ठीक है। डांडों के चलाने से जल में क्या अत्यधिक झाग उठते हैं। तो जिसे देख ऐसा लगता है कि मानो डांडे अपने हाथों को फैलाकर, मानो डांडे अपनी हथेलियां फैला करके उसमें मोती रूपी झाग को भरते हुए, उसमें मोती रूपी झाग को भरकर और तारा रूपी मोतियों को भरकर, कहाँ गया ये, उसमें जो है क्या है, तारों रूपी मोतियों को भरकर उस जल में बिखरा रही है। कहने का मतलब ये है कि डांडों के चलाने से जल में झाग उठ रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि मानो डांडे अपनी हथेलियां फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही है। फिर आगे लिखा है, चांदी के सांपों सी रलमल। बता रहे हैं कि शांत जल में जो लहरें उठ रही हैं वो चांदी के सांपों के समान आगे की ओर बढ़ रही हैं। वह चांदी के सांपों के समान वो लहरें आगे बढ़ रही हैं। और नाचती रश्मियाँ जल में चल, और जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो लहरों में ऐसे नाचती हुई प्रतीत होती हैं कि मानो उसमें कोई तरल सरल रेखाएं खिंच गई हों, मानो उसमें कोई सरल रेखाएं खिंच गई हों। फिर देखिए बता रहे हैं कि लहरों के कारण जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती हुई प्रतीत होती हैं कि मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच गई हों। अब बताएं कि लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बता रहे हैं कि उन झागों और लहरों के बीच में एक एक चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा के समान, एक एक तारा सौ सौ तारा बन करके ऐसे सुशोभित होते हैं कि मानो लहरें रूपी लता खिल गई हो, मानो लहरों रूपी लता खिल गई हो। बता रहे हैं उन लहरों और झागों में झिलमिलाता हुआ चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा बन करके और एक एक तारा सौ सौ तारे बन करके ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो लहरों रूपी लताएं फल फूल उठी हों। फिर आगे लिखा है, पंत जी कहते हैं, अब उथला सरिता का प्रवाह, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सा उसा। कवि कहता है कि अब हमने अपनी नौका को बीज धारा से निकालकर किनारे पर स्थित चल पड़ते हैं। हम जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जल उथला होता जाता है और जल की गति भी क्या है, कम होती जाती है। तब हमने क्या किया, लग्गी से क्या है, उसकी गहराई की अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे, है ना। जब हमारी नाव बीच में थोड़ा किनारे पर पहुंची तो नदी का जो प्रवाह था वह क्या है, थोड़ा उथला हुआ था। तब मैंने लग्गी से उस नदी की गहराई को नापते हुए बड़े उत्साहित और आनंद में भर करके घाट की ओर क्या आना प्रारंभ कर दिए, घाट की ओर बढ़ने लगा, ठीक है ना। अब लास्ट पैराग्राफ इस पार्ट का बता रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बता रहे कवि ने यहाँ पर नौका विहार का अनुभव कर दिया है, जो ऊपर पढ़े हो पूरा इसमें लाट कर दिया। तो कवि क्या सोचता है, ज्यों ज्यों लगती नाव पर, जैसे जैसे नाव गंगा नदी के किनारे पर लग रही थी वैसे वैसे जो है उनके मन में सैकड़ों विचार आ रहे थे। नौका जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे कवि का मन अत्यधिक अंतर्मुखी होता गया, अर्थात वो विचार करने लगे। कवि क्या विचार करता है, इस धारा की जग की क्रम शाश्वत माने होता सनातन सदैव चलने वाला। वो सोचने लगे इस धारा सी जग का क्रम, कि इस धारा के समान ही संसार का भी क्रम है। इस धारा के समान क्या है, संसार की
क्रम है। और शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। बता रहे हैं कि इस जीवन का, बता रहे हैं कि जिस प्रकार जल का उद्गम, जल की गति और जल का प्रवाह सागर में मिलना होता है, उसी प्रकार से जीवन में उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में परमात्मा में विलीन हो जाना सनातन है। फिर देखिए इसका अर्थ, जैसे जैसे हमारी नाव पार होने लगी, वैसे वैसे कवि के मन में सैकड़ों विचार आने लगे और सोचता है कि ये संसार का जो क्रम है इसी जल की धारा के समान है ना। क्योंकि जीवन में बता रहे हैं, क्योंकि जीवन का उत्पन्न होना और जीवन का गतिशील होना और अंत में जाकर के परमात्मा में मिल जाना ही सनातन है। उसी प्रकार से जल का उद्गम, प्रवाह और सागर में मिलना क्या है, सनातन है। बताएं शाश्वत नभ का नीला आकाश, बता रहे हैं कि इस संसार में जो है आकाश का नीलापन सनातन है, यानी सदैव रहने वाला है। और शाश्वत शशि का यह रजत हास, और चंद्रमा की जो चांदनी है यह सदैव रहने वाली है। चंद्रमा की जो चांदनी है यह सदैव रहने वाली है। अशाश्वत लघु लहरों का विलास, और छोटे छोटे लहरों का लहराना, यह भी क्या है, सनातन है। इसे कहते हैं कि हे जगत जीवन के कर्णधार, अर्थात हे ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार। हे ईश्वर, जन्म और मृत्यु रूपी दोनों किनारों के बीच में मेरा जीवन, मैं जीवन रूपी नौका भी हमारा सनातन है। हे ईश्वर, जन्म और मृत्यु रूपी दोनों किनारों के बीच जीवन रूपी नौका भी हमारा क्या है, सनातन है। जीवन रूपी नौका हमारा क्या है, सनातन है। और बता रहे हैं कि इसमें मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं जीवन का जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए मैं इसे भूल गया था। लेकिन क्या बताएं, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शास्त्र प्रमाण, कि इस जीवन का सदैव जो प्रमाणित करने वाला है, जो गतिशील है, यह जीवात्मा बता रहे हैं कि परमात्मा का अंश है, यह सनातन है, कोई क्षणभंगुर नहीं है। अर्थात कहने का मतलब, जिस प्रकार से यह धारा निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार जीवन भी क्या है, निरंतर गतिशील रहता है। उसी प्रकार जीवन क्या है, यह निरंतर गतिशील रहता है। करता मुझको अमृत दान। तो इसी प्रकार से, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके मैं अमर हो गया हूँ। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके अमर हो गया हूँ। आप से निवेदन है, आप इस पाठ पढ़ने के बाद आप इसमें कमेंट में आप ज़रूर बताना, ठीक है। ऐसे मैंने महामना मालवी वगैरह जो है सभी पाठ इसमें हिंदी के मैंने डाले हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का जो है इसमें जो है आप सभी बहुत बेहतरीन ढंग से आप इसके अर्थ के पढ़े हुए, आप कमेंट जरूर करना पढ़ने के बाद। और आप अगर नए हो हमारे इस चैनल पर, तो आप जो है इसको लाइक सब्सक्राइब ये सभी आप जरूर कर दीजिएगा। क्या कहना पड़ता है करने के लिए, आपको ये स्वतः चाहिए कि जो हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप कुछ में लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो करना होता है। तो प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।